लखनऊ में कल संजीव जीवा की हत्या हुई कचहरी में। अब स्वाभाविक है ऐसी हत्या पर प्रशासनिक दक्षता पर सवाल उठता है, सुरक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठता है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होंगे ही। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं और उसमें उसने अतीक से मुन्ना बजरंगी, अतीक, अशरफ, संजीव जीवा सबको जोड़ दिया। इस आरोप के पीछे उसके पास तर्क क्या है ये तो समाजवादी पार्टी जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रतिकार ये कह के किया, प्रतिवाद ये कह के किया कि उसके एक सांसद ने कहा भाजपा के कि बहुत मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी ने ये हत्या कराई हो सरकार को बदनाम करने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का स्तर यहां तक आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि संजीव जीवा की हत्या से कुछ बड़े सवाल खड़े हुए। अभी 52-53 दिन पहले अतीक और अशरफ मारे गए थे प्रयागराज की सड़क पर, वो भी पुलिस अभिरक्षा में थे, 17-18 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में थे, वो भी मारे गए और 3 अल्पज्ञात कम उम्र के लड़कों ने उन दोनों अपराधियों का काम तमाम कर दिया था, अतीक और अशरफ का। जीवा मारा गया, इसका भी जो पकड़ा गया है विजय यादव, वो कम उम्र का लड़का है और कोई अपराध की दुनिया में उसका कोई परिचय और नाम हो बड़ा, ऐसा नहीं। इसलिए अब सब लाख टके का सवाल ये उठती, ये विषय अलग के हैं कि उसके पीछे सुपारी किसने दी, गैंगों के बीच की लड़ाई है, सुनील राठी का मसला है, किसका मसला है, वो बाद की चीजें हैं। स्वाभाविक है जो पकड़ा गया है उसका क्या लेना देना होगा जीवा से, क्या वो किसी का औजार है, टूल है, जैसा मैंने अतीक के समय कहा था। अतीक की हत्या में जो 3 लड़के पकड़े गए थे, सामान्य रूप से बुद्धि ये स्वीकार नहीं करती कि उनका अतीक से कोई लेना देना रहा होगा। अब वो किसके इंस्ट्रूमेंट थे, किसके टूल थे, ये पता करने की बात है। वही नियम जीवा के उस पर लागू होता है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, जीवा कुख्यात शूटर था और उत्तर प्रदेश के 2 बड़े राजनीतिक नेताओं की हत्या का गुनहगार था। ये अलग बात है कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में सारे लोग दोष मुक्त हो गए थे क्योंकि गवाह नहीं बचा था कोई, लेकिन गाड़ी पर चढ़कर AK-47 लहराकर जिस ढंग से कृष्णानंद की हत्या की गई थी विभत्स तरीके से, और उसके बाद उनकी शिखा काटी गई, और उससे भी विभत्स कांड था जब फरवरी का महीना था 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी को उनके ही शहर फर्रुखाबाद में चौराहे पर मार दिया गया था, तब भी जीवा ही था। इसलिए अपराध और जराइम की दुनिया के लोग बहुत सुरक्षित कहाँ रह पाते हैं, रहना भी नहीं चाहिए उनको, रह भी नहीं सकते। गोली, बंदूक, बम, तमंचे का खेल खेलिएगा तो इसी के रास्ते मृत्यु को पाएंगे। लेकिन हां, प्रशासनिक स्तर पर सवाल खड़े होते हैं, सुरक्षा के स्तर पर सवाल खड़े होते हैं, कानून और व्यवस्था के स्तर पर सवाल खड़े होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अब हो तो गया, अब उसकी जांच हो रही है, जांच होगी, ठीक है, क्या रिपोर्ट आएगी। लेकिन मुझे लगता है 2-3 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं आज बहस में मुख्य रूप से रखना चाहूंगा। कल जीवा के मर्डर के बाद एक आदेश जारी हुआ कि भाई सारे अदालतों में सुरक्षा और सघन कर दी जाए उत्तर प्रदेश में, और आज ही एक 50,000 का अपराधी वकील का कोट पहनकर, वकील का सफेद कमीज काला कोट पहनकर नमस्कार लेता हुआ गाजियाबाद कचहरी में अंदर चला गया और वहां सरेंडर कर दिया।
ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना होगा कि क्या प्रदेश भर की अदालतों में वकील अपनी सघन जांच तलाशी के लिए तैयार हैं, क्योंकि हर जिला अदालत में वकील वर्सेस पुलिस लड़ाई चलती रहती है। बोले जी दरोगा जी ने हमको रोक कैसे लिया, जानते नहीं हम वकील साहब हैं क्या? बोले बंद करो हड़ताल, एसपी को तलब करो। इस एटीट्यूड से, इस माइंडसेट से वकीलों को बाहर आना होगा, तब अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। एक और दूसरा, पत्रकारों अतीक की हत्या के में जो तरीका अपनाया गया वो हमको बताता है कि पत्रकारों के लिए भी सघन जांच का ऐसा नियम होना चाहिए जिसका अपवाद किसी के लिए नहीं हो। सब पत्र रिपोर्टर हो, संपादक हो, मालिक हो, कोई हो, सघन जांच से गुजरे हर आदमी। और मैं तो कहता हूं पुलिस के लोगों को भी सघन जांच से गुजरना चाहिए। खाकी वर्दी पहन के, वो तो वर्दी तो गुलाटी वर्दी वाले से ले आओ और पहन लो और कहीं भी पान खाते हुए घुस जाओ, नहीं, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना चाहिए और सघन तलाशी। क्या इसके लिए पुलिस, पत्रकार और वकील तैयार हैं? ये भी एक बड़ा मसला है। दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अदालतों में सुरक्षा, हाई कोर्ट छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तो आप वकील हो, सुपर वकील हो, बैरिस्टर हो, फिर भी आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक। हाई कोर्ट में भी कुछ जांच पड़ताल होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जिला अदालतें मैंने देखी, मुंसिफों की अदालतें देखी, वहां तो भेड़िया धसान है हमेशा। जैन साहब, वहां सुरक्षा कैसे सुरक्षित? मान लो 10-5 सिपाही दरोगा वहां खड़े भी कर दे तो उनसे मारपीट हो जाएगी वकीलों की 5 मिनट के अंदर। बार एसोसिएशन हड़ताल का आह्वान कर देगी, बोली कप्तान को बुलाओ, इसको सजा सुनाओ। नहीं, कैसे सुरक्षित हो सकते मैं समझना ये चाह रहा हूं। ये डिटेक्टर फिटेक्टर टाइप की चीजें तो लग जाती हैं क्या, लेकिन वो लकड़ी का ढांचा रहता है, उसमें तार फार भी कौन काट जाता गॉड नोज, लेकिन होता हवा कुछ नहीं। एटा, इटापा, फरुखाबाद, बेनपुरी, मुजफ्फरनगर, कांधला, कहीं चले जाओ, छोड़ो लखनऊ की बात नहीं कर रहा, ये भी तो देश में ही है। वहां कचहरी में बाउंड्री तक तो पता नहीं लगती, जिसको देखो गुटखा मलता हुआ अंदर आता सीधा दनादन, क्या, और रोक दो तो हड़ताल, मारपीट, झमाझम, क्या सपा बसपा कूद पड़ेंगे क्या? तब मुझे ये बताइए ना कि कैसे सुरक्षा हो। एक दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। ब्रजेश गैंग ने पूर्वांचल में, पुरानी बात है, कई बड़े कांड किए। उनका काम करने का तरीका था पुलिस की वर्दी पहनना। गुलाटी वर्दी वाले से वर्दी ले ली 500 रुपए में है और कहीं घुस गए और दिया सटासट। नहीं, आपको याद भी होगा क्या पुलिस, वकील और पत्रकार तीनों की सघन जांच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आईजी ही क्यों ना हो, डीजीपी ही क्यों ना हो? नहीं, बिल्कुल। अब हालात ये आ गए कि बैरिस्टर हो तो जांच करो, संपादक हो तो झारा तलाशी लो और डीजीपी हो तो भी तलाशी लो भैया। नहीं तो ये ड्रामा चलता रहेगा। जैन साहब ये जान लीजिए, 4 लोगों में बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी की। पुलिस जांच कराने में भड़की जाएगी, वो कहेगी मैं तो जांच करने वाली हूं, मैं जांच कैसे करा लूं? जिसने सफेद कुर्ता पहन लिया कलफ लगा के, वो भी जांच नहीं कराना चाहता, हालांकि उसको दबाव में लेके कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भड़कता तो है ही, झगड़ा फसाद तो करता ही। नेता, पत्रकार और वकील, 4 लोग मानते हैं कि हम जन्म से जांच से परे हैं। वकील साहब, किसी भी कचहरी में जांच कैसे संभव है वकीलों की? और बिना वकीलों की जांच किए ऐसे हादसों पर लगाम कैसे लग सकती है? वकील, पुलिस, वादी, प्रतिवादी सबकी झारा तलाशी गेट पर हो। मैंने पूछा, सबकी झारा तलाशी हो, चाहे कितना भी सीनियर वकील हो, वादी हो, प्रतिवादी हो, कोई हो, जो अंदर जाए सबकी झारा तलाशी होनी चाहिए, झोले की भी, जेब की भी। नहीं, कचहरी में। लेकिन आप लोग हड़ताल कर देते हो तुरंत। 2015 में इसी उत्तर प्रदेश में
मुजफ्फरनगर जिला अदालत में, जीबा में तो वकील जज साहब अंदर थे, बैठे नहीं थे कुर्सी पे, वहां जज साहब भी बैठे थे। क्या ऐसी दिवाली मनी थी, बिक्की त्यागी नाम का एक गैंगस्टर मारा गया था। क्या जज साहब भी बैठे, वो कुर्सी के नीचे छुप गए मारे डर के। क्या उससे क्या सीखा? तब मीटिंग नहीं की थी आप लोगों ने? अभी तो आप बता रहे हो कि मीटिंग रात से जारी है और कई रातों तक जारी रहेगी मीटिंग प्रदेश भर में। तब नहीं मीटिंग की थी? ये तब पुलिस के एडीजी जीडीजी सब लोग नहीं आए, मीटिंग किए होंगे, मीटिंग भी किए होंगे, उसमें काजू बादाम भी आए होंगे, खाए होंगे, सब चर्चा गंभीर हुई होगी। नहीं, बिक्की त्यागी छोटा बदमाश तो था नहीं। सरकार ने भी कुछ अच्छे वचन उचारे होंगे कि ईंट सीट बजा देंगे, बिल्कुल दिस दैट कर देंगे। ये हुआ नहीं ना कुछ। यही बड़ी समस्या है। बिक्की त्यागी से हमने सबक सीखा होता तो संजीव जीवा नहीं के साथ का ये मसला नहीं आता। खैर, मनोज यादव जी, आपकी पार्टी ने कहा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या है और उसमें उन्होंने बता दिया मुन्ना बजरंगी से शुरू करके अतीक, अशरफ और संजीव जीवा तक। एक बात और याद आ गई मुझे, कह दूं कि कल भी मैंने एक बहस, दूसरा विषय था, तब भी मैंने कहा था नपना एक रखो। कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में ताला हमने खुलवाया, तो मैंने कांग्रेस से कहा था मित्र, अयोध्या में ताला अदालत के आदेश से खुला। अगर आप उस अदालत के आदेश का क्रेडिट खुद लेंगे और आप बीजेपी से इस बात से शिकायत कर रहे हो कि वो मंदिर बनाने का क्रेडिट क्यों ले रही, तो ये नहीं चलेगा ना। वैसे नपना एक रखो। अगर विक्की त्यागी की जज के सामने इजलास, भरी इजलास में हत्या हुई तो फिर वो राज्य के सरकार की इच्छा से हुई। अगर ये सरकार की इच्छा से हत्या हुई तो उस हत्या को भी मुझे सरकार की इच्छा से हुई मानना होगा। मैं दो नपना रख के नहीं चल सकता। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, न मेरे ऊपर कोई आका है जो पूछे भाई ऐसा क्यों बोल दिए, पार्टी का मामला तो है नहीं। बिक्की त्यागी अगर सरकार के इशारे पर मारा गया तो मैं मान लेता हूं संजीव जीवा में भी सरकार का इशारा रहा होगा। खैर, हरीश श्रीवास्तव जी, सपा जो कह रही है उसको छोड़ें भी हम, तो भी कुछ बुनियादी सवाल तो खड़े होते हैं कि सुरक्षा का मसला जो भी सरकार रहेगी उसके जिम्मे रहेगा। जब बिक्की त्यागी मारा गया था तो मैंने अखिलेश यादव की सरकार पर सवाल उठाया था। ठीक वही बात आज लागू होती है, चाहे लखनऊ का मसला हो, चाहे इलाहाबाद का मसला हो, चाहे गाजियाबाद का मसला हो। आखिर जब आप किसी कुख्यात अपराधी को ट्रांजिट करवा रहे हैं तो उसके साथ अटमोस्ट सर्वोत्तम किस्म की सुरक्षा और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्या? या ढीले ढाले पुलिस वाले ही ड्यूटी करते रहते, आधे नींद में आधे उनींद में? नहीं, वैसे सुरक्षा क्यों नहीं होती जैसी सुरक्षा नेताओं के साथ होती है? नहीं, चील जैसी निगाह वाले वो क्यों नहीं भेजते हो साथ में? राजनीतिक दलों के से मैं अपेक्षा कभी नहीं रखता कि वो आत्मसंयम दिखाएंगे, अपराधियों से दूरी बरतेंगे। ये संभव नहीं। सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, राजनीतिक लोगों का अपराधियों से प्रेम कम नहीं होगा, चाहे यहां टीवी पर कुछ कहो सब लोग। ठीक, अपने यहां हाथ रखोगे तो मेरी बात सबको सही लगी, इसलिए उसमें बहस में वो पढ़ते ही नहीं। राजनीति कर, जिसको राजनीति करनी है वो अपराधियों के साथ गुलगुले खाएगा ही खाएगा, इसलिए उस बहस में कोई ज्यादा कोई कम, छोड़ दीजिए। जैन साहब, मैं देखता हूं ये जो चीते टाइप की नजर वाले चुस्त दुरुस्त सिक्योरिटी वाले होते हैं, ये केवल आप लोग नेताओं के लिए और अपने लिए रखते, मतलब बड़े हाकिम और नेता, बाकी हाहाकार मचाने के लिए ये छूट रहे तो कुछ ढीले ढाले लुंज पुंज टाइप के सिक्योरिटी वाले लगा दिए, वो बैठ के अपना गुटका मल रहे हैं, खा रहे हैं, ढीले ढीले चल रहे हैं। नहीं, कहीं कोई वैसा दिखता नहीं कि नहीं शार्प प्रतिवाद हुआ, 100 राउंड गोली चली, बवाल मचा। नहीं, बोले भाई रामलाल आए थे, श्यामलाल मार चले गए, हमने रामलाल पकड़ लिया, हमने भाई बवाल ना करो, गाड़ी में बैठो, है नहीं। ये तो बड़ा गौतम बुद्ध टाइप का मामला हो गया। नहीं, बोले मार दिया ना, बोले मर गया, बोले हाँ अब तो शांति रखो यार, गाड़ी में आ जाओ, चाय लो। नहीं जैन साहब, देखिए, अब बोले तब तक हमने मुंह पोंछ पांच के एएनआई को बाइट दे दें। नहीं, कोई ऐसा माहौल बन रहा है मुझे लग रहा। कुल 61 कुख्यात अपराधी उत्तर प्रदेश में थे। अब तो भगवान की दया है, अच्छा है, मैं इससे सहमत हूं, इसलिए कह रहा हूं भगवान की दया है। अब 54 रह गए, ऐसा दिन आएगा लिस्ट खत्म हो।
ठीक, लेकिन कुल 61 थे। वो काम आरआई और सिपाही और दरोगा पर क्यों छोड़ा? वो काम डीजीपी ऑफिस से नहीं हो सकता था? वो 61 में किसी का ट्रांजिट हो तो उसकी सुरक्षा ऐसा तो नहीं था नहीं कह रहे अग्निहोत्री जी 40,000 लोगों का रोज का मामला, ऐसा तो था नहीं। 61 ही थे ना केवल, जो खूब मीटिंग करके नाम बताए किए गए लिस्ट में, कई राउंड मीटिंग हो गई। उस मीटिंग के बाद जो अमृत निकला समुद्र मंथन के बाद, वो 61 का निकला। 61 को सुरक्षा देनी है, वो भी जेल में नहीं, जब वो जाएंगे तब नहीं। जैन साहब, तो ये काम मतलब जो आईजी डीआईजी जो तमाम ऊपर के हाकिम लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये कोई चांदमारी में तो जाके राइफल चलाते नहीं, क्या करते हैं? बंगला 5 एकड़ का है, बैठे अपना लीची खा रहे हैं, चलो फिर और क्या करेंगे, ये भी नहीं देखेंगे। तो मैं ये समझना चाहता हूं जैन साहब, ये बात मुझे कहने का हक है, और अपने बचाव में श्रीवास्तव जी को, और अगर सपा की सरकार होती तो मनोज को, पुलिस को नहीं, कि उनकी रंजिशें बहुत होती हैं। जिसकी रंजिश होगी उसको आप निकाल सड़क पर घुमा नहीं सकते, ला नहीं सकते कहीं। फिर सर इकबाल कहां है पुलिस का? बोले भाई देखो अग्निहोत्री जी, आपको मैं हजरतगंज घुमा सकता हूं, क्योंकि आपकी किसी रंजिश नहीं, मनोज यादव को नहीं घुमा सकता। ये तो कानून का इकबाल नहीं होगा। बोले मनोज यादव की रंजिश है, अरे नहीं भाई, रंजिश है तब तो और आपकी जिम्मेदारी बनती है। बोले हम मुरारी बापू को घुमा सकते हैं, अरे मुरारी बापू को घुमाने उनको पुलिस की जरूरत ही नहीं भैया, बवाली आदमी को तो जरूरत है। खैर वकील साहब, मनोज जी ने अपना, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वो थोड़ा मिर्च मसाला अपनी पार्टी के हिसाब से लगाते रहते हैं, लेकिन वो खैर गंभीर बात नहीं थी उनकी टिप्पणी। मैं एक बात समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भर में, देश को छोड़िए, जिस भी शहर में, जिले में पुलिस ने जरा भी ये तक कहने की गेट पर कोशिश की वकील साहब लाइन से आओ, सीधे आओ, क्या वही मारपीट हो गई, काम बंद। मैं 100 उदाहरण बता दूं बिना गूगल देखे, क्या? और अंत में जिला प्रशासन और डीजे के साथ बैठ के बैठक हुई, उसमें अंत में हुआ यही कि डीएम ने कहा एसएसपी से यार माफी मांग लो, बवाल खत्म करो, हड़ताल खत्म कराओ, क्या? उसको माफी अलग मांगनी पड़ी, और पता लगा 4-6 दरोगा आप लोगों ने और पीट दिए बंद कर अंदर लेके, क्या? मैंने आंखों देखी बात बता रहा हूं कि कोई गूगल मामला था नहीं भैया। यादव जी आप मुझे अरे भाई एक मिनट, मैंने उदाहरण दिया, जीवा से ज्यादा गंदे तरीके से, जघन्य तरीके से विक्की त्यागी मारा गया था। नेताओं की मेमोरी शॉर्ट होती, मेरी नहीं है ना। मुजफ्फरनगर उसमें जिला अदालत में जज साहब बैठे थे कुर्सी पर, तब आप लोगों ने मीटिंग करके क्या फैसला किया और क्या प्रदेश में सुधार हुआ, क्या होना चाहिए, ताकि मैंने बताया 4 नेता, पत्रकार, पुलिस और वकील सुरक्षा के सामने समभाव से, विनम्र भाव से गुजरना सीखें। ये चारों ही सुरक्षा के किसी कवच को मन से मानना नहीं चाहते। अक्सर हरीश जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा की सरकार के संकेत पर, उसकी स्वीकृति पर ये हत्याएं हो रही हैं। हालांकि जो उन्होंने कहा कि किस वेश में हत्या करनी है ये सरकार तय कर रही है, तो मैं फिर विक्की त्यागी का उदाहरण सामने रखूंगा। क्या उस वक्त की सरकार ने ये लिखित रूप से भेजा था कि भाई वकील बनके विक्की त्यागी को निपटा दो मुजफ्फरनगर में? ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए इस सीमा तक जब नीचे उतरिए तो ये ध्यान रखिए कि आपकी सरकारों में क्या क्या हो चुका है, फिर नहीं तो वो चीज पलट कर आप पर आती है। जैन साहब, आपकी दृष्टि से, आपके अनुभव से इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश भर के सारे जिला मुंसिफ अदालतों को एकदम हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। यहां बोला जा सकता है, प्रेस विज्ञप्ति में लिखा जा सकता है कि डीजीपी ने ऑर्डर जारी कर दिया, एडीजी ने जारी कर दिया, लेकिन वो प्रैक्टिकल संभव नहीं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या होना चाहिए? मैंने एक चित्र देखा, ये चोरी गिरे कट्टी में कोई पकड़ के आया होगा, है वो पेशी पिलाया गया, क्या उसके हाथ में रस्सी बंधी है, क्या 2 सिपाही हैं, वो ठेके पे खड़ा है, दारू ले रहा है, सिपाही उसकी रस्सी पकड़े खड़े हैं। ऐसे सिपाही, ऐसे चोरू चक्के क्या क्या करें? मेरा नाराजगी आज इस बात पर है कि जो डीआईजी, आईजी और एडीजी टाइप के जो अधिकारी हैं ना, ये ट्रैफिक तो संभालते नहीं चौराहे पर ना, नहीं ना,
ये चांदमारी में भी कारतूस नहीं इकट्ठे करते भाग के, नहीं ना। ये इनका जनता भी इनसे मिलने नहीं जाती है, ठीक, क्योंकि सीधे कोई काम नहीं इनका, जनता कप्तान के यहां खड़ी होती जाके। तो ये सब लोग इतना भी इंश्योर नहीं करा सकते जैन साहब? नहीं, ये सीनियर ऑफिसर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो, अरे है तो सब कुछ, मैं कह रहा हूं लिखत पढ़त में तो पूरा संविधान है जैन साहब भारत में। मैं तो बहुत चीजों को इतना सीमित कर देता हूं कि भागने की गुंजाइश नहीं बचे किसी के पास। 61 का मामला था ना, 3-3.5 लाख की फोर्स है हमारी, 61 की पेशी नहीं करा सकते तो सब लोग घर जाओ। फिर ये मत बताओ कि ये आदेश जारी कर दिया, वो आदेश जारी कर दिया, ये प्रपत्र, ये मेमोरेंडम, ये फलाना रिमाइंडर, ये सबका कोई, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए सबका कोई मतलब नहीं। मैं होता डीजीपी तो मैं पूछता 61 को सुरक्षित जेल से कचहरी से जेल ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो तो चलो भाई आप बाहर चलो, आप नहीं रहना चाहिए आपको सिस्टम में। क्यों नहीं? मनरेगा के लिए रखा है क्या? नहीं ना। लूडो खेलने के लिए रखा है? नहीं ना। तनख्वाह ले रहे हैं ना, तो काम क्यों नहीं करेंगे? मसला ये जब सरकार किसी की हो और जो पुलिस का अधिकारी ये कहे कि हम 61 को भी ड्यूटी नहीं करा सकते, पेशी नहीं करा सकते, उस डीजीपी से लेकर नीचे तक सबको बाहर करो, ये कोई बात हुई? ठीक है, पेशी होनी चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, लेकिन चूंकि पुलिस नहीं प्रोटेक्ट कर पाए इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं होनी चाहिए ना। मैं इसके खिलाफ हूं। पुलिस पहले अपनी क्षमता स्थापित कर दे कि मैं बड़े से बड़े अपराधी को पेशी पे ला सकता हूं और वापस जेल भेज सकता हूं सुरक्षित। उसके बाद जिंदगी भर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। कमजोर लोगों को भागने का रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, बद्दों के साथ क्या हुआ था? तब कौन सी सरकार थी? आएंगे अभी। सिस्टम को समझना होगा ना। वो बगल के होटल में बगल के कमरे में बैठ के बिरयानी चाप रहे थे ना सारे दरोगा, जैन साहब, याद होगा ना आपको? जी। और बगल के कमरे से बद्दो निकल गया, उसके बाद कभी नहीं आया। क्या कर लिया था सरकार ने? क्या कर लिया था डीजीपी ने? ब्रजलाल जी तो उनको बहुत अच्छे से जानते थे, उनकी तो बड़ी चढ़ी थी ऐसी लड़ाई। वकील साहब, आप लोग बाकी सब कामों में प्रशासन को झुका लेते हो 24 घंटे के भीतर। ये रिकॉर्ड है बार एसोसिएशन का, किसी जिले की हो क्या? डीएम एसपी 24 घंटे से ज्यादा बिना माफी मांगे रह नहीं सकता, किसी की सरकार रही हो, मुलायम सिंह की रही हो, मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो, योगी आदित्यनाथ की रही, किसी की रहे क्या? आप लोग ये व्यवस्था नहीं बनवा पाते? नहीं, अरे भाई सुन लो बात पूरी। आप लोग ये व्यवस्था नहीं बनवा पाते। वैसे आप लोगों का तेवर ये है, डीएम से माफी मंगवाई, कप्तान को बंद कर लिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बनवा पाते। आप कहते वो जब वो लकड़ी का लगा गए थे वो खराब पड़ा था, आप लोग ठीक नहीं करा सकते। आपकी बात अगर नहीं प्रशासन सुनता है तो किसकी सुनेगा? अपराधी को जब वकील साहब सरेंडर कराना चाहते हैं और वो वांटेड होता है क्या, तब कैसे निपटेगा मामला? क्योंकि वकील साहब तो मानेंगे नहीं बिना सरेंडर कराए। नहीं, हर कचहरी में ऐसे रोज 2-4 सीन होते हैं झाँव के। वकील साहब जी, तब क्या करेंगे? मनोज यादव जी, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से ताकि ये जो सिस्टम है वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो के जरिए पेशी हो, ठीक बात है, तकनीक के जरिए काम हो, अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पुलिस सक्षम नहीं है इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो। हरीश जी, आपके हिसाब से, थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल बात बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ताकि पुलिस का, शासन का, प्रशासन का इकबाल दुरुस्त हो? सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सबसे अच्छी बात। लेकिन सब, श्रीवास्तव जी आप सुन लीजिए, लेकिन अगर सब में कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, किसी कारण से, मैं कारण के विवेचन में नहीं जा, किसी भी कारण से नहीं निभा रहा मान लीजिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका कान पकड़ के उसको जिम्मेदारी निभाना सिखाए, और फिर भी नहीं सीखे तो बाहर का रास्ता दिखाए। और मेरे जैसा आदमी बैठा हो तो कान के नीचे 2 लगाए भी कि पैसा भी खराब कर रहे हो जनता का। ठीक,
ये बात पंडित जी सत्यनारायण की कथा के बाद कहते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो। अच्छा लगता है। शासन प्रशासन और सरकारों को ये कहना नहीं चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए। ये बात मैंने हर सरकार में कही। अगर यही काम सरकारें करने लगेगी तो पंडित जी क्या करेंगे? कथा के बाद क्या बोलेंगे? वो आईपीसी पढ़ेंगे क्या पंडित जी? नहीं ना। ये छूट किसी को नहीं होनी चाहिए। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया, ठीक बात, उन लोगों को दंडित किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और मेरी कभी रुचि विक्की त्यागी से लेके और जीवा तक, अखिलेश यादव की सरकार से लेके भाजपा की सरकार तक, छोटे में नहीं रही ना। 4 सिपाही 2 दरोगा इधर उधर, ऐसे कुछ नहीं। कानून व्यवस्था का उस इलाके का जो सबसे बड़ा हाकिम हो उसको दंडित करिए। छोटी घटना है क्या? ये बात रिकॉर्ड में आनी चाहिए मेरी। दूसरी बात मैं कहूंगा, वकीलों को भी थोड़ा बड़े मन का होना होगा। कचहरी को ऐसा डोमेन मत मानिए कि अरे यहां तो अपना चलेगा, कौन माई का लाल। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसके विरुद्ध हूं। मनोज जी उसका कुछ भी अर्थ निकाले, कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं उस बात के विरुद्ध हूं। आपको भी नियम का पालना करना होगा। कहां लिखा है कि वकील है या पत्रकार है तो नियम से परे हैं, ये नेता है तो नियम से परे? किसी धारा में लिखा हो तो कोट करिए। आप क्यों नहीं लाइन में लगना चाहते? क्यों नहीं लाइन से बाहर, क्यों लाइन से बाहर होना चाहते भाई कि मेरी तलाशी नहीं होगी? होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं पुलिस की भी तलाशी लो। अगर डीजीपी पहचान में अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो सार्जेंट जो गेट पर खड़ा उसको यह हक होना चाहिए कि डीजीपी से कहे अपना कार्ड दिखाइए। क्यों जाए? और खादी पहनने वाले सो भी को मैंने 25 साल पार्लियामेंट कवर की, 25 साल बहुत बड़ा अवसर होता है। इतने समय पार्लियामेंट में देश के बहुत कम ही नेता रहे होंगे। सांसदों को भी बड़ी, अगर उनके तो खैर तलाशी होते, लेकिन अगर मान लीजिए कभी तलाशी सोची भी जाए तो क्या हाहाकार मचेगा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, मुझे पता है। वो चाहते उनका एग वैग सब बिना तलाशी जाए क्या? क्यों भाई? बाकी सबका मोबाइल से लेकर जूता तक उतरवा लो, है? बस चले तो नंगा ही कर दो क्या? और नेताजी सट अंदर क्यों? चुनही भी ले गए अपनी साथ में क्या? हाउस में बैठ के मल रहे हैं क्या? क्यों? वो अगड़े हो पिछड़े हो, इससे भी मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मनोज जी या हरीश जी की सेहत पर फर्क पड़ता, मेरी सेहत पर नहीं। पिछड़े हो तो भी और अगड़े हो तो भी दंडित करो उनको, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों? नई पार्लियामेंट बनी है, मैं तो कहता हूं पार्लियामेंट में भी नियम लगाइए। लाइन में लगिए, फ्रिस्किंग कराइए, हर सामान की फ्रिस्किंग होनी चाहिए। ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं, ये किसी को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए व्यवस्था को। और तीसरी बात मैं कहूंगा, इतनी बात कहने के बाद मैंने आज अपने पेशे के लिए भी कहा कि पत्रकारों की भी तलाशी लो, बिल्कुल पूरे तौर पर। कुछ लोगों को इसमें बड़ी भारी तौहीन लगती है। मैं तो कह रहा हूं सबकी तलाशी होनी, कोई तलाशी से परे क्यों हो भाई? आप भगवान है क्या? नहीं, तलाशी लीजिए। मैं तो डीजीपी के लिए बोल दिया, पर बाकी क्या बेच रहे? खैर, दूसरी एक बात और कहूंगा। अच्छा रहा, ये तो बड़ी कृपा रही परमात्मा की कि जैसा रुदन अतीक के समय हुआ था या अतीक के लड़के के एनकाउंटर के समय हुआ था, वैसा नहीं हुआ इस बार। संविधान, लोकतंत्र, इनकी हत्या नहीं बताई गई कम से कम। ये भी ठीक है, चलो इतनी तो वो है। अब केवल संविधान और लोकतंत्र और गणतंत्र सबकी हत्या केवल अतीक के समय बताई गई हुई, उसके क्या मायने भाई?
जीवा जैसे लोग धरती पर बोझ हैं, किसी भी व्यवस्था पर बोझ हैं। और राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि जीवा की पत्नी को जयंत चौधरी की पार्टी ने 17 में चुनाव नहीं लड़ाया क्या? पत्नी नहीं, जीवा ही चुनाव लड़ रहे थे, मानकर चलिए। क्या है? उसके बाद भी नैतिकता बचती सबके पास। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े राजनेताओं की सरेराह हत्या कर दी, उस व्यक्ति के साथ भी कोई खड़ा होगा क्या? नहीं होना चाहिए। जो जस करी सो तस फल चाखा। ये आज संविधान तो बने अभी 75 साल हुए, मतलब 75 से भी कम हुए, 50 में लागू हुआ संविधान। ये तो 650 साल पहले लिख गया भारत में कि जो जस करी सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसी भरनी। गोली, बंदूक, बम की संस्कृति में जीने वाला व्यक्ति अपने लिए सुखद मृत्यु की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए उसको। ये ठीक है कि कानून का एक रास्ता है। किसको नहीं पता कि कृष्णानंद राय के मामले से कैसे बरी हुए थे, मुख्तार से लेके और जीवा तक सबको पता है ना। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे थे ना कि नहीं? ये छोटी घटनाएं नहीं थी। उत्तर प्रदेश के माथे पर बड़े कलंक के दाग थे। और उससे भी ज्यादा जैन साहब, अब समय नहीं वरना मैं पूछता कि कृष्णानंद के हत्याकांड में एक भी गवाह पुलिस टर्नअप क्यों नहीं करा पाई कचहरी में? कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। कैसे? क्यों? ये जिम्मेदारी नहीं थी पुलिस की? अभियोजन की जिम्मेदारी नहीं थी? थी ना? क्यों नहीं गवाह सुरक्षित रखे गए? हम जानते हैं क्यों नहीं रखे गए। मुख्तार का इन्वॉल्वमेंट था और मुख्तार का सत्ता में इन्वॉल्वमेंट था। इसलिए जज साहब ने जजमेंट में लिख दिया कि मैं क्या करूं, मैं कहां से फांसी दे दूं जब गवाही भाग गए, कुछ मर गए, कुछ भाग गए। ये तरीका ठीक नहीं होना चाहिए। और पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मुझे लगता कार्यकुशलता की जरूरत है। असला लेके इजलास में कोई घुस कैसे जाए? ये तरीका ठीक नहीं। जीवा मारा गया, ठीक है। एक छोटी बच्ची भी चपेट में आ गई, ईश्वर की कृपा है कि वो सुरक्षित है, स्टेबल है, वरना वो किस अपराध में मारी जाती। इसलिए मैं संस्कृति के खिलाफ हूं कि जो जहां पाया जाए वहीं ठोक दे। ये नहीं होना चाहिए। और एक बात जो मनोज जी ने कही थी, उस पर मुझे एक आंकड़ा याद आता। उन्होंने कहा विश्व में कहीं कोई ऐसा नहीं। मैं बता दूं, पिछले वर्ष 2022 में 1085 लोग अमेरिका में पुलिस मुठभेड़ में हुए। ऐसा नहीं है। कानून का शासन होना ही चाहिए, कठोर होना चाहिए। पुलिस पर आप गोली चलाएंगे, पुलिस पर आप बल प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको वो पान का बीड़ा थोड़ी ना पेश करेगी। एनकाउंटर में मारा ही जाना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? क्या कोई ये चाहता कि पुलिस मर जाए? नहीं भाई, पुलिस देहदान करने के लिए थोड़ी ना आई है। अपराधियों पर नियंत्रण के लिए है पुलिस। देहदान करना होता तो जंगल में दधीच बन जाते। ये तरीका ठीक नहीं। दुनिया भर में एनकाउंटर होते हैं, इसलिए यह भी प्रचारित करना ठीक नहीं। दुनिया में कहीं नहीं होते। मैंने तो दुनिया के सबसे बड़े देश का उदाहरण दे दिया, अमेरिका का। मैंने कुछ समय पहले एक बार ट्वीट भी किया था अमेरिका के एनकाउंटर्स को लेके। इसलिए यह तर्क ठीक नहीं। अपराधी पुलिस पर हमला करे तो मानना चाहिए वो शासन पर हमला कर रहा है, व्यवस्था पर हमला कर रहा है, सत्ता पर हमला कर रहा है। और सत्ता का इकबाल अक्षुण्ण रहना चाहिए। उसके चलते अगर अपराधी मरता है तो मर जाए, इस ठीक नहीं। पुलिस जब भी अपराधी को घेरेगी तो वो स्वतः तो चल के नहीं आएगा ना, वो गोली चलाएगा। पुलिस क्या करे? प्राण दे दे।
बोले भाई जब इसकी गोली खत्म हो जाएंगी, हम 10-5 लोग मर जाएंगे, तो जो बचेगा वो पकड़ लेगा इसको। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मिनिमम कैजुअलिटी के साथ पुलिस को अपनी कुर्बानी दिए बिना इतनी दक्षता होनी चाहिए कि बदमाश या तो सुरक्षित पकड़ा जाए, या नहीं पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मारा जाए, तो भी दिक्कत नहीं। पुलिस को इसीलिए कानून में आत्मरक्षा में गोली चलाने का, लोक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए गोली चलाने का अधिकार दिया गया है, अन्यथा कानून उसको अधिकार नहीं देता। पुलिस को इसीलिए कानून, सरकार रिवॉल्वर प्रदान करती है, बंदूक प्रदान करती है, इसीलिए ना, वो देखने के लिए नहीं है, ना बंदर भगाने के लिए, तो इसीलिए है। इसलिए मैं इसके खिलाफ नहीं। जो लोग दुस्साहस की सीमा पार करते हैं उन और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, बम फेंकने की कोशिश करते हैं, उनको अपने हश्र के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन हाँ, यह व्यवस्था स्वीकार नहीं हो सकती कि अदालतों में लोग मारे जाएं, वो अपराधी हो, वो कोई हो। अदालतें सिर्फ जिरह का स्थान होनी चाहिए, वहां किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रयोग स्वीकार्य नहीं होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। धन्यवाद।